जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। देखिए, यूपी SSC पेट एग्ज़ाम 2023 आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको बिल्कुल आपको ध्यान में रख करके एग्ज़ाम्स को आपकी बार देना है और टारगेट रखना है कि 95 प्लस स्कोर आपको करना है। 95 प्लस क्वेश्चंस आपके राइट होने चाहिए। परसेंटाइल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपके 95 प्लस सही होने ही चाहिए और मैं आपका पूरा सहयोग करूँगा। बेहतर क्लासेज आपको मिलेंगी। आप देख सकते हैं कि पिछली बार 2022 में हम सभी लोगों ने झंडा गाड़ दिया था। इस बार तो और बेहतर तरीके से मिलकर बिल्कुल फतेह करेंगे हासिल। मेरे प्यारे भाई, बस आप सभी का सपोर्ट चाहिए। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने मित्र को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं कि उनको भी इस क्लास का फ़ायदा मिल सके और हमारा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ सके। आज की इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं यूपी SSC पेट 2021 के क्वेश्चन पेपर को, 2022 के क्वेश्चन पेपर को। जितने भी पालियों में हुए थे, ये सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं और आपको किस लेवल के सवाल को पढ़ना चाहिए। आइए आज की इस बेहतरीन, लाजवाब और बेहतरीन इंपॉर्टेंट वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले निवेदन है कि अगर भाई चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे और यूपी SSC पेट से संबंधित कोई भी वीडियो आए उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। इसमें आपको नीचे फिर कोड भाषा दी गई है, लेकिन आप यहीं पे समझ लीजिए। नंबर 1 पे कहा जाए तो इल्तुतमिश होगा, क्योंकि इल्तुतमिश पहले आया। उसके बाद कहें गाइस तो आपका आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। उसके बाद बात करें तो शेरशाह सूरी और उसके बाद तो अकबर। तो क्या होगा आपका 4-3-1-2, 4-3-1-2 आपका राइट होगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन वी। अगला सवाल है आपके सामने, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। आपको बताना है, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा। शिवाजी के समकालीन जो संत थे वह कौन थे, ये सवाल आपसे पूछा गया है। और गाइस ये सवाल जो है ना, ये इम्पोर्टेंट भी है। हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं कि कुछ बच्चों के मन में ये डाउट्स होंगे कि क्या 2021 या 2022 के क्वेश्चन से जो क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो देखिए गाइस, कुछ कहा नहीं जा सकता है, रिपीट हो भी सकते हैं। तो आपको इसे भी अच्छे ढंग से पढ़ लेना चाहिए। संत शिवाजी के समकालीन थे वो थे तुकाराम। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तुकाराम। अगला सवाल है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। सही आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे ये वॉरेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि चरक संहिता जो संबंध है इसका, ये किससे है। चरक संहिता का संबंध जो है यह किससे है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, चिकित्सा से। जो भी डियर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चिकित्सा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। सही नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। पहला देखिए, 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ, बिल्कुल सही है। 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई, बिल्कुल सही है। 622 ईस्वी में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई, बिल्कुल सही है। 1709 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने, इसको समझिए। इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक बात आप और ध्यान रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी को कभी कभी ये ग्रांड ओल्ड मैन ना दे करके भारत का वयोद्ध पुरुष भी आपको दे सकता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल है कि सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, होम रूल लीग की जो शुरुआत है ये 1915 के दशक में हुई और एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के संबंध में या उनके नेतृत्व में। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे है कि निम्न का मिलान करें। आपको यहाँ पे मिलान करना है कि किस मिशन से या किस समाज से किसका क्या संबंध है। मिलान कीजिए और उसके बाद आंसर दीजिए। एक बार मिनट में इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि मैं मिलान करके और इसके नीचे जो मतलब कुट भाषा दी गई है उसका हम प्रयोग कर सकें। तो मैंने इसे छोटा कर लिया है ताकि मैं मिलान करके आपको समझा सकूं, क्योंकि अगर मैं इसे यहाँ पे रफ करूँगा और उसके बाद मैं इसे कट कर दूँगा तो गायब हो जाता है। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पहले 4 दिए गए हैं और यहाँ पे 5 दिया गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 4 का हम 5 से कैसे मिलान करेंगे। भाई देखो, 4 का 5 से ये आपको नहीं देखना है, आपको वो चीज़ देखना है कि जो सही है। कोई एक छूट जाता है उससे मतलब नहीं है। मिलान कीजिए। पहला, ब्रह्म समाज का जो संबंध है ये किससे है? ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय से। तो ब्रह्म समाज का संबंध किससे हो जाएगा? राजा राम मोहन राय से। ठीक है, मैं इसका थोड़ा सा कलर बढ़ा देता हूँ। चलिए, ब्रह्म समाज का संबंध जो है राजा राम मोहन राय से है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो फिर जो रामकृष्ण मिशन है इनका संबंध जो है ये किससे हो जाएगा? तो इनका संबंध जो है ये हो जाएगा स्वामी विवेकानंद से। किससे हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद से। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जो आर्य समाज है इसका संबंध किससे है? तो इनका हो जाएगा दयानंद सरस्वती से। और उसके बाद सत्यशोधक समाज, तो ये हो जाएंगे ज्योतिबा राव फूले या ज्योतिराव फूले से। तो यहाँ पे श्रीधर नायडू जो है गलत है। तो यहाँ पे अगर बात करें कि कौन सा सही हो रहा है, तो 3 1 2 5, 3 1 2 5। अब देख लेते हैं ऑप्शन में 3 1 2 5 है कहाँ पे। 3 1 2 5, 3 1 2 5, मतलब ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको मिलान करना है। ठीक, अगला सवाल है आपके सामने कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? देखो भाई, आप जानते हैं कि थोड़ा सा ब्रश की इस पर प्रॉब्लम हो जाती है, इस वजह से बहुत बेहतर तरीके से नहीं समझा पाते हैं। और आप भी जानते हैं भाई कि उतना साधन नहीं है कि मैं आपको और बहुत देर क्लासेस दे पाऊँ, लेकिन आप सभी का सपोर्ट रहेगा तो बहुत जल्द इसकी व्यवस्था कर ली जाएगी। देखिए, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव जो है किससे दिया गया? सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल पन बिजली परियोजना जो है किस नदी पर है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चिनाब नदी पे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सलाल पन बिजली परियोजना जो है चिनाब नदी पर है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि बसंत विषु जो है यह किस तारीख को होता है? बसंत विषु जो है ये किस तारीख को होता है? क्वेश्चन नंबर 12। सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 21 मार्च को। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 21 मार्च। जो भी डियर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में खेतड़ी परियोजना जो है किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा तांबा के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा के लिए। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में दोबारा भी पूछा जा सकता है। तो बताइए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी, असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम में है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? हिमालयी नदी तंत्र की नदियां कौन सी हैं? देखिए, हिमालयी नदी तंत्र की नदियों की बात करें तो कावेरी तो है नहीं, इसमें बात करें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र है। सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि बैंक दर का क्या अर्थ है? बैंक दर का क्या अर्थ है? बैंक दर का क्या अर्थ है? मतलब कि देश के जो केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक हैं, उनके द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक यानी कि जो ब्याज दर होती है वो होती है आपकी बैंक दर, या फिर कहा जाए बैंक रेट। तो यहाँ पे बैंक दर का अर्थ क्या हो जाएगा? देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।
अगला सवाल है कि यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा। यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा। सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल है कि इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। सही आंसर हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। अगला सवाल है 100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षरित होते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जो 100 रुपये का नोट है इस पे किसके हस्ताक्षर होते हैं, आरबीआई के गवर्नर का होगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, आरबीआई के गवर्नर का। मेरे प्यारे भाई, क्लास में आगे बढ़ने से पहले बता दें आप सभी के लिए 5000 से अधिक जीके के क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की गई है। यूपी SSC पेट एग्जाम्स स्पेशल है। मात्र 39 रुपये में आपको ये ई बुक मिल जाएगी। इस पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है। 8948667652 8948667652 इस पर व्हाट्सअप करके आप परचेज कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक बार ई बुक का पूरा डेमो देख लीजिए, कितनी बेहतरीन और कितनी लाजवाब अपनी ई बुक तैयार की गई है। मेरे प्यारे भाई, कलरफुल है और साथ में इमेज भी है ताकि पढ़ने में मज़ा आए। और यूपी SSC पेट में जिस तरीके से सिलेबस में दिया गया है उसी तरीके से इसमें भी मेंशन किया गया है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है तो सिंधु घाटी सभ्यता भी इसमें है, वैदिक सभ्यता तो वैदिक सभ्यता भी है, बौद्ध धर्म है बौद्ध धर्म भी है, जैन धर्म भी है। मतलब एक एक टॉपिक को इसमें मेंशन किया गया है ताकि आपको कहीं भी कुछ भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है भाई, आपको बेहतर तरीके से यहीं पे सब कुछ मिल जाए। जैसा देख सकते हो कि बौद्ध धर्म से संबंधित सवाल यहाँ पे आपके आ रहे हैं, बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। इस पर 60% अभी डिस्काउंट दे रहे हैं, आपको मात्र 39 रुपये में मिल जाएगा। 8948667652 8948667652 इस पर व्हाट्सअप करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके सामने कि फेमा का पूर्ण रूप क्या है, या फिर फेमा का जो फुल फॉर्म है ये क्या है। इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है, मतलब जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है ये किस सूची में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है यह किस में शामिल है। राइट आंसर जो हो जाएगा डियर आपका ये हो जाएगा राज्य सूची में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य सूची में। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी जल्दी से बताइए। देखिए पंचायती राज व्यवस्था जो है यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखी गई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। देखिए मेरे प्यारे भाई, जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये कहाँ से लिए गए हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से इसे लिया गया है। ओके भाई, मौलिक कर्तव्य जो है ये कहाँ से, तो ये रूस के संविधान से। और मूल अधिकार जो है ये कहाँ से, तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, इसको समझ लीजिए क्या कह रहा है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, यह संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 21 का ए। अनुच्छेद 21 का ए जो है ये शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, इसका व्याख्या करता है, इसका वर्णन करता है। राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। अनुच्छेद 19 में बात करें तो 19 में वाक्य की स्वतंत्रता यानी कि बोलने की स्वतंत्रता जो है ये अनुच्छेद 19 में है। अगला सवाल है कि निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। 24 नंबर सवाल है, उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसने रखा। इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसने रखा। सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू बता रहे हैं बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का निहित है। इसका आंसर आप बताएंगे। देखिए हमारा टारगेट है कम समय में अधिक क्वेश्चन कंप्लीट करवाना, सो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि जल्दी जल्दी आंसर दीजिए ताकि हम जल्दी से अपने सभी प्रश्नों को कवर कर पाएँ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित का निहित है।
राइट आंसर जो हो जाएगा डियर आपका ये हो जाएगा अनुच्छेद 29 में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 में। 21 में आपने अभी देखा कि शिक्षा का अधिकार है, और 24 में बात करें तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कारखानों में काम करने से रोकने के लिए या उस पर प्रतिबंध लगाने का जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 24 में है। ठीक है, तो ये उसका हो जाएगा। हमसे पूछा गया अल्पसंख्यक के हितों का निहित, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 29, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, कैसे बताएंगे? सही आंसर क्या होगा? ठोस चालक में धारावाहक जो हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन के होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। कभी कभी ये प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है तो केवल और केवल दूरी ही दिया जाएगा, लेकिन अब अगर आप जानते हैं कि दूरी की है तो किसके दूरी की है ये आपको बताना है। एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति, ना भाई रॉकेट की गति इससे संबंधित है ही नहीं, इसको ध्यान रखिएगा। एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी, पहली बात गलत। देखो पहली बात अगर एक तरीके से देखा जाए तो निर्वात में ध्वनि जो है चल ही नहीं सकती, तो ये तो बिल्कुल गलत। एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी जो है ये एक प्रकाश वर्ष कहलाता है या एक लाइट ईयर कहलाता है, तो ये राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? 28 नंबर सवाल है। सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि CaOCl2 जो है यह ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना है, या फिर 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना है? मेरे प्यारे भाई अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दो, और चैनल पे जो पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन समय से मिला करे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत जो है 75% है, राइट हो जाएगा वी ऑप्शन। अगला सवाल है कि संतरे में बहुतायत में होता है, संतरे में कौन सा विटामिन होता है? बहुत ईजी है। संतरे में देखो मेरे प्यारे भाई, संतरा एक तरीके से कहा जाए तो खट्टा होता है, और खट्टे पदार्थों में या खट्टे फलों में क्या होता है? विटामिन सी होता है ना, तो राइट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विटामिन सी जो है ये संतरे में होता है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, बाकी बचा है अपना जो रीजनिंग है और मैथ है, ये मैं आपको रफ में सॉल्व करके बताऊंगा, क्योंकि गाइज ये यहाँ पे जो ब्रश है इसकी वजह से सॉल्व नहीं हो पाएगा और बहुत ही इसमें टाइम लग जाता है समझाने में, तो मैं रफ में सॉल्व करके या फिर एक कॉपी में सॉल्व करके मैं आपको इसे समझा दूंगा। ठीक है, बाकी जो जीके की क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। करंट अफेयर अपना पुराना हो चुका है तो इसे सॉल्व नहीं किया जाएगा इसमें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 61 है उसमें देखिए, निम्नलिखित में से कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा से साझा करते हैं? इसका आंसर आप बताएंगे। कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा से साझा करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। राइट हो जाएगा 5, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? देखो राजधानी, देश की जो राजधानी और मुद्राएं हैं इसे बिल्कुल रट लीजिएगा, क्योंकि इससे एक ना एक सवाल आता ही आता है। कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा सॉन जोस। राइट क्या हो जाएगा? सॉन जोस। ये वैसे भी आप इजी तरीके से बता सकते थे, ऑप्शन ही बहुत इजी दिया गया था। बीजिंग जो है चीन का हो जाएगा, दिल्ली अपने इंडिया का हो जाएगा, ढाका बांग्लादेश का हो जाएगा, तो वैसे भी आप ऑप्शन बी पे इसे गैस भी कर सकते थे। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? 63 नंबर सवाल है, जल्दी से बताइए। लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा, सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन मलयालम है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? राइट आंसर हो जाएगा 552। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 552। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी डी और ऑप्शन डी बता दें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इजी सवाल है। देखिए विश्व हिंदी नहीं, विश्व अगर कहा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका 10 जनवरी, लेकिन हमसे पूछा गया है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो हो जाएगा 14 सितंबर। राइट हो जाएगा आपका ए ऑप्शन 14 सितंबर। हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ए ऑप्शन राइट होगा। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है?
सार्क का जो मुख्यालय है ये गाइस कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा ये है काठमांडू में, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। और इसका सदस्य कौन सा नहीं है, ये सवाल हमसे पूछा गया है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो नेपाल तो होगा ही, अफगानिस्तान बांग्लादेश भी है, म्यांमार जो है सार्क का सदस्य नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन म्यांमार। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। अजंता एलोरा की गुफा जो है कहाँ पे है, सही आंसर हो जाएगा औरंगाबाद में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद में। अगला सवाल है कि ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का एक सांस्कृतिक उत्सव है। सही आंसर हो जाएगा जो ओणम है ये केरल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी केरल। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। देखो एक तरीके से कहा जाए तो 2021 में जो यूपी पेट हुआ था बहुत इजी हुआ था भाई, बहुत इजी सवाल पूछे गए थे। सूर्य से बढ़ते क्रम में अगर दूरी देखा जाए तो सबसे पहले आएगा आपका बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, और उसके बाद अरुण, और उसके बाद वरुण। तो हमसे पूछा गया सबसे नज़दीक, तो वो हो जाएगा बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम एशियाई कौन थे। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे। सही आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है नोबेल पुरस्कार से नवाजे जाने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो इसमें जीके और जीएस के जो क्वेश्चंस थे यूपी पेट 2021 के क्वेश्चन पेपर में वो मैंने सॉल्व कर लिए हैं। बाकी अब देखते हैं इसका सेकंड शिफ्ट। देखिए यूपी पेट एग्जाम 2021 के सीरीज ए का जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस को अब सॉल्व करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बिल्कुल वैसा ही है जैसे शिफ्ट नंबर 1 में आया था और जैसे शिफ्ट नंबर 2 में आया है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया गया, लेकिन फॉर्मेट बिल्कुल वही है। निम्नलिखित में किस क्रम में भारत आए। अब आपको बताना है कि किस क्रम में भारत आए थे। बहुत ईजी सवाल है भाई, इसको भी थोड़ा समझिएगा। पहले सबसे पहले बात करें तो एक तरीके से कहा जाए तो फहियान आया, उसके बाद ह्वेनसांग और उसके बाद टॉमस रू। तो फहियान आया यानी पहले 2, फिर 3, फिर 1, 2 3 1 मतलब ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। सिराजुद्दौला जो है ये किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा प्लासी के युद्ध में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लासी के युद्ध में। अगला सवाल है कि इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। हड़प नीति का एक कट्टर समर्थक इसमें कौन था। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये हो जाएगा यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। अगला सवाल है आपके सामने कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। आपको बताना है कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। अगला सवाल है आपके सामने, इसको समझिए क्या कह रहा है। ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपके सामने ही है। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे। इंडिका के लेखक कौन है, क्वेश्चन नंबर 5। देखो जो इंडिका है इसके लेखक जो हैं ये कौन है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। और मेरे प्यारे भाई इसके जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मेगस्थनीज। कौन है, मेगस्थनीज हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन मेगस्थनीज। जो भी ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है कि साइमन कमीशन जो है ये किस वर्ष भारत पहली बार आया था। इसका आंसर आप बताएंगे। साइमन कमीशन जो है भारत पहली बार कब आया। राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन 1928 में। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1928 में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। मेरे प्यारे भाई अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो। आपकी मेहनत की बदौलत ही हम आपको बेहतरीन क्लासेस दे पाएंगे। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको बेहतर क्लासेस दे पाऊँगा।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? राइट हो जाएगा लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपके सामने, निम्न का मिलान करें। आपको मिलान करना है यहाँ पे और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। एक बार आप देख लीजिए, इसके लिए 4-5 सेकंड का समय भी ले लो भाई। देखिए, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने की थी, बिल्कुल सही है। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी, बिल्कुल सही है। और मित्र मेला जो है ये वीडी सावरकर, और जो होम रूल लीग है ये एनी बेसेंट, बिल्कुल सही है। तो मतलब 2-1-3-4, 2-1-3-4 ये आपका राइट होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? राइट हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं ये महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किए। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, मोहम्मद अली जिन्ना। अगला सवाल है आपके सामने, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? इसका आंसर आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? काकोरी षड्यंत्र केंद्र में शामिल इसमें कौन थे? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। मतलब सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा डी ऑप्शन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल परफेक्ट। अगला सवाल है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? इसका आंसर आप बताएंगे। ये एमपी में है, किस नदी पर है ये आपसे सवाल पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका कृष्णा नदी पर। किस नदी पर है भाई? कृष्णा नदी पर है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी। जो भी डियर बता रहे हैं ऑप्शन बी कृष्णा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? देखो कितना गहरा सवाल पूछ लिया गया। राइट आंसर हो जाएगा 1953, यानी कि 1953 मतलब 1953 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1953। अगला सवाल है आपके सामने, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? सही आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली रजहरा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए दर्रे और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 15। और साथ नीचे कोड भाषा भी दी गई है, तो थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सही नहीं है आपसे पूछा जा रहा है भाई, 4-5 सेकंड का समय ले लो। देखिए पहला देखिए, जोजिला और बुर्जिल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल सही है। बारालाचा और शिवकिला दर्रा उत्तर प्रदेश में, गलत, क्योंकि शिवकिला दर्रा जो है मेरे प्यारे भाई ये कहाँ पे है, और बारालाचा जो है कहाँ पे है, ये आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक है। थागला और नीति लिपुलेख ये उत्तराखंड में, हिमाचल में नहीं है, तो ये भी गलत है। मतलब 2 और 3 ये 2 के दोनों गलत हैं। नाथुला और जेलेपला जो है ये सिक्किम में है, ये सही है, ठीक है। शिवकिला जो है मेरे प्यारे भाई और ये जो दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। अगला सवाल है आपके सामने, इसको समझिए। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? सही आंसर हो जाएगा आपका नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? राइट हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तृतीयक क्षेत्र। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 19, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। अगला सवाल है आपके सामने, इसको समझिए मेरे प्यारे भाई। जब ये पूरी क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि 2021 के शिफ्ट नंबर 1 के सेट में आपने कितने प्रश्न सही किए और दूसरे सेट में कितने प्रश्न सही किए। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर हो जाएगा आपका पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीवी नरसिम्हा राव जो हैं ये 1991 के दशक के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का ए ऑप्शन। अगला सवाल है आपके सामने, भारत के संविधान में इनमें से कौन सा राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? देखिए इसमें पुलिस, कानून व्यवस्था, जेल जो है ये राज्य सूची में है। दंड प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता जो है ये राज्य सूची में नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? देखिए अर्धसंघीय संरचना ठीक है, प्रतिबद्ध न्याय तंत्र ये गलत है, व्यक्तियों का विवरण ये सही है, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता ये भी सही है। तो ऑप्शन बी इसमें नहीं है, ये उसकी विशेषता नहीं है। अगला सवाल है आपके सामने, इसको समझिए। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? सही आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करने वाला आर्टिकल है 40। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। अगला सवाल है आपके सामने, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार जो है किसने रखा था? राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, बलवंत राय मेहता कमेटी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। अगला सवाल है आपके सामने, समझिएगा। हाँ, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? सही आंसर हो जाएगा स्विच। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है ये सवाल पूछा गया है। सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा स्विच चालू होने पर। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ओम। ओम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। अगला सवाल है कि कर्कट जनक रसायन में होता है, मतलब जो कर्कट जनक रसायन है ये किससे होता है? हृदय रोग से, कैंसर से, मधुमेह से या दमा से? राइट आंसर हो जाएगा आपका कैंसर से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? त्वचा की जो ऊपरी सतह है इसे हम अधिचर्म या फिर एपिडर्मिस कहते हैं। कभी कभी ये अधिचर्म ऑप्शन दिया ही नहीं जाएगा, केवल एपिडर्मिस दिया जाएगा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। त्वचा की जो ऊपरी सतह है इसे आप एपिडर्मिस कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूटान को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रियाद जो है किस देश की राजधानी है? देखो यहाँ पे आप बहुत इजी तरीके से बता सकते हैं कि रियाद किस देश की है। बांग्लादेश की है नहीं, म्यांमार की नहीं है और सऊदी अरब की है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, गोवा जो है सबसे छोटा हो जाएगा। बी करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका 24 अक्टूबर को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर को। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी द हेग में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं जो हैं कहाँ पे हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
प्रसिद्ध अगला सवाल है कि प्रसिद्ध नवकलेबारा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक हरित गैस नहीं है? देखिए यहाँ पे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार जो है किसके लिए दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए अर्जुन पुरस्कार जो है दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइज इसकी पूरी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी पूरी PDF को ले लीजिएगा। बाकी ये 2021 का जो शिफ्ट नंबर 1 और शिफ्ट नंबर 2 है, ये दोनों मैंने कंप्लीट कर लिया है। बाकी बचा है 2022 का जो 15-16 अक्टूबर को 4 पालियों में हुआ था, वो मैं आपका कल की क्लास में करवा दूंगा। तो आई होप ये हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी होगी। भाई अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। और आप चाहें तो इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। 5000 से अधिक क्वेश्चंस की है, आपको 60% डिस्काउंट के साथ मात्र 39 रुपये में मिल जाएगी। यह व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा 8948667652। इस पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी। आई होप ये क्लास अच्छी लगी होगी। कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसके बाद एक और नई क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।